कल हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मुदस्सिर नवाज और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली आप लोग यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन टेस्ट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। कल हमने लास्ट में लेक्चर दिया था, उसमें यूनिट 1 का ओवरव्यू दिया था। आज हम जो है वो जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का ओवरव्यू देंगे। तो आज मैं 3 चैप्टर्स का आपको ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। और अब आपके पहले 4 चैप्टर्स का एक आपको पीडीएफ के फॉर्म में जो नोट्स हैं वो आज मिल जाएंगे, आपको रात को आ जाएंगे, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है जी, प्रैक्टिस कर लीजिए। चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 है बेसिकली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के ऊपर है। जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो इसमें आपको बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और जो बायोकेमिस्ट्री है ये एसेंशियल है किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, ठीक है। और उसकी फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मीन उसके फंक्शन को स्टडी करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनका कंपैरिजन दिया हुआ है। इसमें एक तरफ मॉलिक्यूल्स हैं और एक तरफ दिया हुआ है बैक्टीरियल सेल। एक तरफ दिया हुआ है मेमिलियन सेल। तो बैक्टीरियल और मेमिलियन जो सेल हैं, ठीक है, इसमें हम कंपैरिजन देख रहे हैं। तो बैक्टीरियल और मेमिलियन सेल में पानी का कंपैरिजन है, तो दोनों में 70% है, मेमिलियन में भी क्या है 70% है। प्रोटीन बैक्टीरियल सेल में 15% है, मेमिलियन सेल में 18% है। कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरियल सेल में 3% है, मेमिलियन सेल में 4% है। लिपिड्स जो है वो बैक्टीरियल सेल में 2% है, मेमिलियन सेल में 3% है, ठीक है। डीएनए जो है बैक्टीरियल सेल में 1% है, मेमिलियन सेल में जो है वो 0.25% है। आरएनए जो बैक्टीरियल सेल में वो 6% है, मेमिलियन सेल में 1.1% है। जो दूसरे ऑर्गेनिक्स हैं ये सारे ऊपर ऑर्गेनिक हैं, इनके अलावा भी ऑर्गेनिक होते हैं जैसे हार्मोन्स वगैरह, वो बैक्टीरियल सेल में 2%, मेमिलियन सेल में 2%। इनऑर्गेनिक आयंस की बात की जाए तो बैक्टीरियल सेल में 1%, मेमिलियन सेल में 1%। ये बात याद रखना, ये परसेंटेज याद करने कोई वैल्यू आ सकती है आपको। तो ये जो परसेंटेज बताइए ना, ये परसेंटेज है, अमाउंट नहीं बताइए। अमाउंट हर चीज की अमाउंट बैक्टीरियल सेल में कम और मेमिलियन में ज्यादा होगी। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, देखें आरएनए 6% है बैक्टीरियल सेल में, 1.1% है मेमिलियन सेल में। अब अगर अमाउंट या क्वांटिटी पूछा जाए तो मेमिलियन में बहुत ज्यादा होती है। परसेंटेज इसलिए कम होती है कि मेमिलियन सेल बड़ा होता है, उसमें परसेंटेज कम हो जाती है, और बैक्टीरियल सेल छोटा होता है उसमें उस चीज की परसेंटेज ज्यादा हो जाती है। तो अमाउंट हर चीज किसमें ज्यादा होगी, परसेंटेज बेशक कम हो रही है। हमने ये तैयार करनी है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आपने याद करना है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या इंपॉर्टेंस है, कार्बन किस तरह से रोल प्ले करती है, उसकी डिफरेंट इंपॉर्टेंस दी। इसके अंदर मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल आपको पता होना चाहिए। मैक्रो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर साइज क्या होता है, बड़ा होता है। माइक्रो जिनका मॉलिक्यूलर साइज छोटा होता है। मैक्रो की स्टैंडर्ड वैल्यू है कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं ये 10,000, ठीक है, एटॉमिक मैस यूनिट, जिसे एएमयू, इतना ये इससे ज्यादा रखते हैं। और माइक्रो 10,000 एटॉमिक मैस यूनिट से कम होते हैं। बाकी मजीद डिफरेंस दिया हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पे आ जाए तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर आपको पता होना चाहिए। पानी जो है इसके पहले पैराग्राफ में कुछ वैल्यूज दिए हैं, वो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। जैसे ह्यूमन बॉडी में कम से कम 65% और मैक्सिमम से मैक्सिमम 85 से 90 89% वाटर हो सकता है, ठीक है जी। तो ये एक रेंज बताइए बॉडी के अंदर, ठीक है। और सेल्स के अंदर ये रेंज मुख्तलिफ बताइए। हमारे बोन सेल में पानी कितना होता है, वो 20% होता है, ठीक है। हमारे ब्रेन सेल में कितना होता है, वो 85% होता है।
तो बॉडी में मैक्सिमम 89 और कम से कम 65, ठीक है। सेल्स में मुख्तलिफ वैल्यू होती है। अब पानी की कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं, जैसे सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है, इसमें ये बताया कि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हर जगह इस्तेमाल होता है। पानी पोलर है, उसमें जो चीजें सॉल्युबल है उससे रिएक्शन होते हैं, तो पानी इस तरह से रोल प्ले करता है। सॉल्वेंट प्रॉपर्टी को देख लें, हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट कैपेसिटी को देख लें। हीट कैपेसिटी में बताया हुआ है कि पानी हीट जज़ब करता है और बॉडी में हीट चेंजेस नहीं होने देता। हमारी बॉडी में पानी है ना, तो पानी हीट जज़ब कर लेता है, हमारी बॉडी में चेंज नहीं होने देता। इसे कहते हैं हीट कैपेसिटी, कि वाटर हीट कैपेसिटी रखता है, वो हीट अब्सॉर्ब कर लेता है और चेंज नहीं होने देता। इससे पानी सडन थर्मल चेंजेस से बचाता है, ठीक है, और बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबलाइज रखता है। लेकिन फिर भी टेम्परेचर अगर चेंज हो जाता है तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन की प्रॉपर्टी को यूज करके पानी क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है, कि पानी हीट जज़ब करता है और हीट जज़ब करके उड़ जाता है, वेपर बन जाता है और कूलिंग प्रोवाइड करता है। हीट कैपेसिटी बताइए, 1 ग्राम की 1 मोल होती है, सॉरी 1 ग्राम जो होता है ना वाटर, उसकी 1 कैलोरी हीट कैपेसिटी होती है अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना। हीट ऑफ वेपोराइजेशन बनाई है कि 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम वाटर के लिए 1 किलोग्राम पानी को अगर वेपर में कन्वर्ट करना हो तो उसको 574 किलो कैलोरीज एनर्जी देनी होगी। इस बात का ये मतलब है कि किसी भी जगह पे 1 डिग्री टेम्परेचर कम करना है, 1 डिग्री टेम्परेचर कम करना है, तो उस जगह से 2 ml वाटर क्या बन जाएगा, वेपर। 2 ml वेपर बनेंगे तो पीछे जो पानी होगा उसका 1 डिग्री टेम्परेचर कम होगा। इसी तरह किसी जगह से 4 ml पानी वेपर बन गया तो 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। किसी जगह से 6 ml पानी वेपर बन के चला गया तो पीछे 3 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिर पानी आयोनाइजेशन के जरिए रिएक्शन में हिस्सा लेता है, तो रिएक्शन करवाता है। फिर पानी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। प्रोटेक्शन कैसे करता है, कि जो पानी है वो लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है। पानी फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है, जैसे हमारी आंखों में आंसू आता है, ठीक है। तो अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो तो आंखों में आंसू आता है, तो आंसू इसलिए आता है कि हमारी आंखें साफ हो जाए, बेसिकली आंखों में कोई डस्ट वगैरह चला जाता है तो आंखों से आंसू आता है, जिसका काम ये होता है बेसिकली आंख को साफ करना, उसकी फ्रिक्शन को क्या करना, जो है वो डिक्रीज करके खत्म करना, निकालना, ताकि हमारे जो लेंस है उसकी सरफेस खराब ना हो। तो इस तरह से काम करता है। अब इसके बाद आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें आपको पता होना चाहिए मोनोसेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। क्या फार्मूला है जी, कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला है CX, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका जनरल फार्मूला है CXH2O into Y। तो आपको ये जनरल फार्मूला पता होना चाहिए कि इसमें X और Y बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। बराबर नहीं होते सक्रोज में कि X12 हो जाता है और Y11 हो जाता है, तो सक्रोज का फार्मूला बन जाता है। मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो बहुत स्वीट होते हैं, सिंपल होते हैं, मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं 2 to 10 यूनिट्स के बने होते हैं मोनोसेक्राइड के, इनको तोड़ा जा सकता है। ऐसा ओलिगोसेक्राइड जिसको तोड़े और 2 शुगर पैदा हो तो उसे हम डाइसेक्राइड कहते हैं। इस तरह ऐसा ओलिगोसेक्राइड जिसको हम तोड़े और वो 10 शुगर पैदा करें उसे हम देते हैं डेकासेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में 10 से ज्यादा शुगर्स होंगे, कम से कम 11, इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो कार्बोहाइड्रेट में टोटल कम से कम 3 और ज्यादा मैनी 1000 कार्बन हो सकती है, ये पॉलीसेक्राइड। तो मोनो स्वीट होते हैं, ओलिगो लेस स्वीट होते हैं, और जो पॉलीसेक्राइड ये टेस्टलेस होते हैं। बहुत से एग्जांपल दिए। ओलिगोसेक्राइड में बताया सक्रोज, सक्रोज का पता होना चाहिए, ये फेमस है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। जो पॉलीसेक्राइड है इसमें सेलुलोज जो है वो काइटन है और ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोर होता है, सेलुलोज प्लांट सेल वॉल में होता है, और जो स्टार्च होता है ये प्लांट के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है जी। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद लिपिड्स आ जाते हैं। लिपिड्स में आपको पता होना चाहिए कि लिपिड्स हेटेरोजेनस कंपाउंड है, इसमें इसाइल ग्लिसरॉल होते हैं, ठीक है। ये इसाइल ग्लिसरॉल क्या होते हैं, ये सबसे ये है वो सिंपल लिपिड्स होते हैं, ठीक है। ये फैटी एसिड और किससे बनते हैं जी, अल्कोहल से बनते हैं, जिसमें उसने मुख्तलिफ एग्जांपल दिए टेक्स्ट बुक में, इनके बारे में पता होना चाहिए। वैक्सेस जो होते हैं ये मिक्सचर होते हैं किस चीज का, इसमें अल्कोहल होते हैं, इसमें अल्केन्स होती हैं, इसमें कीटोन्स होते हैं,
और फैटी एसिड, इन चारों के मिक्सचर से ये बनते हैं कॉन्वेक्सेस। ये स्किन बनाते हैं प्लांट्स की, वाटर प्रूफ लेयरिंग बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो फास्फोलिपिड्स हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पा जाते हैं। अगर आप चैप्टर 4 पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि फास्फोलिपिड इस तरह से होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर में पाए जाते हैं। इसके बाद टर्पिनॉइड्स हैं, ठीक है। तो ये जो टर्पिनॉइड्स होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह बनाते हैं, ये मोनोमर बनाते हैं, रबर वगैरह बनाते हैं, पिगमेंट्स भी इससे बनते हैं। ये बार बार मिलकर बड़े कंपाउंड बनाते हैं। ये इसका यूनिट है, उसे नाम देते हैं आइसोप्रीनाइड, उससे बने होते हैं। लिपिड के फंक्शन क्या होते हैं, ये हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी रखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम ज्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से हासिल करते हैं, कम लिपिड से, क्योंकि लिपिड को जब ब्रेक किया जाता है तो इससे टॉक्सिक कंपाउंड पैदा होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए बॉडी कार्बोहाइड्रेट को मेन सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करती है। लेकिन एनर्जी ज्यादा किसमें होती है, लिपिड में। वजह लिपिड में डबल बॉन्ड होते हैं, जो ज्यादा बॉन्ड होते हैं, सीएच बॉन्ड ज्यादा होते हैं, सीएच बॉन्ड का डबल होती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, तो एनर्जी सोर्स तो सीएच बॉन्ड है। प्रोटीन्स देख लें, जो प्रोटीन्स होती है इसमें आप प्रोटीन्स को बनाते हैं अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स के जनरल फार्मूले को देख लीजिएगा। अमाइनो एसिड्स का जो जनरल फार्मूला होता है जिसे जीएफ कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आ सकता है। टोटल 170 अमाइनो एसिड होते हैं एक सेल में, उनमें से 25 प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और जो है वो बुक में 2 अमाइनो एसिड के नाम दिए हैं, एक ग्लाइसिन है और एक एलानिन है, ठीक है। इस तरह प्रोटीन के फंक्शन बताए हुए हैं, प्रोटीन की स्ट्रक्चर बताए हुए 4 स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है, टर्शियरी क्या होती है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए। प्राइमरी में सिर्फ एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होता है, सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है, टर्शियरी में हाइड्रोजन भी होती है और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं, क्वाटरनरी में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी साथ ऐड हो जाती है। प्रोटीन 2 तरह की शेप बनाती है, एक फाइब्रस प्रोटीन होती है और एक कौन सी होती है, ग्लोब्यूलर। इनकी एग्जांपल्स याद करने हैं कि फाइब्रस कौन सी होती है, ग्लोब्यूलर कौन सी होती है। फाइब्रस धागे जैसे होती हैं, जैसे हमारे हेयर्स में पाई जाती है, जैसे हमारे नाखून में पाई जाती है, जैसे स्पाइडर के जाले में पाई जाती है, वो फाइब्रस प्रोटीन होती है। जो मायोसिन के हेड्स होते हैं वो भी फाइब्रस प्रोटीन है। ग्लोबुलर गोल होती हैं, 3D स्ट्रक्चर रखती हैं, वाटर में सोलुबल होती हैं, नॉन इलास्टिक होती हैं ग्लोबुलर, ठीक है। तो इसमें एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर रखती हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आप प्रोटीन को डिस्कस कर लेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कल वाले टॉपिक में से भी आज वाले टॉपिक में। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, इतनी देर में व्हाइट बोर्ड भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जी वो साथ के साथ एमसीक्यूज भी सेंड कर दिया करे ताकि एमसीक्यूज भी हम देख लिया करें। जी बेटे वो मैं आज आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह, आज जो आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। जी ओके सर जी। ये पहले 4 मिनट के एमसीक्यूज मिल जाएंगे बच्चों आपको, और उनके आंसर की भी मिल जाएंगे, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल से एमसीक्यूज पे फोकस करें, ज्यादा नहीं। आपका Excuse me, sir. ठीक है सर। Excuse me, sir. क्वेश्चंस इस टाइप के आ सकते हैं कि हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस प्रोटीन, या फिर कितने अमाइनो एसिड्स इस प्रोटीन में पाए जाएंगे, तो कोई फार्मूला इनको फाइंड आउट करने का? फार्मूला तो है, आप एमडी कैट की प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे कहीं पे? नहीं। अच्छा अच्छा, ये इस तरह के जो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं एमडी कैट वगैरह में आते हैं, आपको बुक की लाइन आएंगे। हाँ अगर आपको याद करना है तो आप याद कर लें जो सिर्फ बुक में नाम दिए, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में हीमोग्लोबिन के बारे में बताया हुआ कि हीमोग्लोबिन की 4 चेन होती है, उसकी अल्फा चेन में 2 अल्फा चेन 2 बीटा, हर अल्फा में 141 अमीनो एसिड है, हर बीटा में 146 अमीनो एसिड है, ठीक है। इसी तरह इंसुलिन के बारे में बताया, इंसुलिन की 2 चेन होती है, एक अल्फा एक बीटा, एक में उसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं 31, एक में कितने होते हैं 20 अमीनो एसिड होते हैं। क्लियर हो गया? इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो आपकी बुक में सिर्फ इंफॉर्मेशन थी आप सिर्फ उसी को याद करें, ठीक है। आप एक्स्ट्रा पे ना जाए। तो हाँ जी, सिंपल से एमसीक्यूज आएंगे, बुक की लाइंस आएंगी, और आप देख लें आपके 20 एमसीक्यूज आने अगर, तो चैप्टर आपके कितने हैं जी 23 हैं, तो इस हिसाब से आप तैयार करें कि सादा से सादा रहे। हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आएगा तो वो भी सादा से ही आएगा। मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, प्लीज फोकस करें।
इसके बाद आ जाता है जी न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक आ जाता है। न्यूक्लिक एसिड में आपको किस तरह का एमसीक्यूज आ सकता है? आपको ये आ सकता है कि न्यूक्लिक एसिड कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के, डीएनए और आरएनए होते हैं, ठीक है जी। तो एक तो डीएनए होता है और दूसरा क्या होता है? आरएनए होता है। तो हर एक को पता है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है, आरएनए में कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर होती है। डीएनए मेन हेरिडिटी मटेरियल है, आरएनए हेल्पिंग मटेरियल है। तो इस तरह से आप इसको तैयार करें। इसके बाद आ जाए, इसमें डीएनए को डिटेल से बताया हुआ है और आरएनए को डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। आप बस ओवरव्यू देख लीजिएगा, बाकी आपको कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, आप उनमें से फोकस कर लीजिएगा। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के बारे में बताया हुआ है, जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल से बनते हैं, इनकी एग्जांपल याद कर लें। एग्जांपल में से पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। तो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लाइकोलिपिड्स, ये ग्लूकोज और प्रोटीन के मिलने से बना, ये ग्लाइकोजन और लिपिड के मिलने से बना। प्रोटीन और लिपिड मिले तो क्या बनता है? लिपोप्रोटीन। इसमें कॉन्सेप्ट भी है, जिसका नाम पहले होता है उसकी अमाउंट कम होती है, जिसका नाम दूसरा होता है उसकी अमाउंट क्या होती है? ज्यादा होती है। प्रोटीन ज्यादा है तो लिपोप्रोटीन, प्रोटीन कम है तो प्रोटियोलिपिड्स बन जाएगा। इस तरह ग्लाइकोलिपिड है, लिपिड ज्यादा है, अगर लिपिड कम हो तो लिपोग्लाइकन बन जाएगा। तो ये इनके कॉन्सेप्ट है, इसमें इतना जाने की जरूरत नहीं है। अगला ही बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है चैप्टर 3 का, एंजाइम्स। आपने एंजाइम्स में कहां चीजें याद रखनी है? आप एंजाइम में कोफैक्टर्स की डेफिनेशन को फोकस करें और इसकी एग्जांपल करें। एंजाइम्स में आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेने, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है एंजाइम का, तो वो आपकी बुक की लाइन आएंगी। जैसे एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं मिलियन टाइम, तो वो कहेगा एंजाइम डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को मिलियन टाइम, तो आप कहेंगे ये मिलियन टाइम डिक्रीज करने वाला कैरेक्टर नहीं है, इसको आइडेंटिफाई कर लिया इस तरह से। और फैक्टर्स एंजाइम की रेट को अफेक्ट करने वाले, उसमें टेम्परेचर है, पीएच है, ठीक है, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, एंजाइम कंसंट्रेशन है। इसमें आप फोकस करें ग्राफ पे, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। टेम्परेचर के ग्राफ में लिखा है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, ठीक है, इसको याद कर लें। और पीएच का सिंपल याद रखें कि स्लाइड चेंज करने से क्या होता है, एक्सट्रीम चेंज करने से क्या होता है। पीएच वैल्यूज नहीं आएंगी, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर याद किए तो अच्छी बात है, नहीं कर। उसके बाद आप इसमें इनहिबिटर्स की डेफिनेशन दी है कि इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ठीक है जी। तो इनहिबिटर्स को देख लें, इनहिबिटर्स की एग्जांपल याद करें। इनहिबिटर केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने की कोशिश करती हैं, मसलन साइनाइड्स हैं, ड्रग्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, इनको आप रिवाइज करें, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, एंजाइम के एक्शन के लिए 2 मॉडल हैं, एक है लॉक एंड की मॉडल, ठीक है, और दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल। तो किस मॉडल के हिसाब से ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है, किस मॉडल के हिसाब से जो है वो एंजाइम अपनी स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता? लॉक एंड की मॉडल के हिसाब से। तो लॉक एंड की मॉडल कहता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट में कोई चेंज नहीं आता। इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है कि एंजाइम अपने अंदर इंड्यूस कर लेता है चेंजेस, क्या होने के लिए? फिट होने के लिए, इसलिए नाम क्या है। तो कौन सा मॉडल जो है जिसके हिसाब से एंजाइम अपनी एक्टिव साइट चेंज कर लेता है? इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल में एंजाइम चेंज नहीं करता। किसने दिया था लॉक एंड की मॉडल? एमएल फिशर ने, ये डैनियल कोशलैंड ने। इस तरह से इसको याद करना है। आपका चैप्टर 3 इतना सही है बस। चैप्टर 4 जो है ना, ये आपको लगेगा कि ये बहुत लेंथी है, आपने इसको इस तरह नहीं याद करना। इसमें मेन चीजें याद करें। चैप्टर 4 में आप सेल थ्योरी याद करें। सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स आने चाहिए। ये बेसिक्स होती हैं जिनकी आगे जरूरत भी पड़ती है, सही है। तो उन्होंने आपसे ये नहीं पूछना किस साइंटिस्ट ने क्या काम किया था, इस पे आपने कुछ भी नहीं करने की जरूरत। सेल थ्योरी क्या होती है? माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन होती है, ह्यूमन आई की मैग्निफिकेशन कितनी है, ठीक है, और रेजोल्यूशन कितनी है, इन 2 चीजों को याद करें। ह्यूमन आई की मैग्निफिकेशन है जी 1 मिलीमीटर, ठीक है। माइक्रोस्कोप की जो है वो 2 माइक्रोमीटर है, लाइट माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन की है 2 to 4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन याद करें, ये वैल्यू याद करें, रेजोल्यूशन याद करें, ठीक है। तो रेजोल्यूशन मैंने आपको बता दिए, तो इन चीजों को देख लें। अब आप कोई भी ऑर्गेनेली है ना, किसी भी ऑर्गेनेली है, ठीक है, ये मैं आपको बड़ा अहम की पॉइंट बता रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चन आना है। किसी ने आपसे डिटेल स्ट्रक्चर नहीं पूछनी, उन्होंने आपकी सिर्फ जजमेंट करनी है कि बच्चों को कुछ याद भी है
सही है, इसी बेस पर उन्होंने मेरिट बना देना। ठीक है, तो आपसे उन्होंने बस ऑर्गेनेलिस के फंक्शन पूछने, हर ऑर्गेनेली का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या फंक्शन है उसका, ट्रांसपोर्ट करना। अब ट्रांसपोर्ट को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताता है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल नहीं बताता। तो मेन फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट है। सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, शेप देना, प्लांट में प्रोटेक्ट करना ऑस्मोटिक लाइसिस से, तो सेल वॉल नॉन लिविंग होती है। इसी तरह आप राइबोसोम का फंक्शन देखें, प्रोटीन सिंथेसिस है। ठीक है, गोल्गी एपरेटस का फंक्शन देखें तो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखें, उसमें एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एसईआर डिटॉक्सिफिकेशन करती है, आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस करती है। हर बच्चे को पता है एसईआर आरईआर क्या है। अब जिसको नहीं पता तो वाकई वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के काबिल नहीं है, उसे चाहिए वो दोबारा एफएससी करे ताकि वो आगे बैचलर डिग्री करे तो स्टैंडर्ड की करे। तो आपको मोटे मोटे मेन डिफरेंस पता होने चाहिए, और मेन डिफरेंस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बीइंग अ स्टूडेंट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको सिर्फ फोकस करने की जरूरत है। आपने एक पूरी चैप्टर का ओवरव्यू करना है। आज आप ऐसा ही ओवरव्यू करें और कमाल हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे ये तो हमारे लिए आसान हो गया, और ऐसे ही आसान टेस्ट आपके लिए बन जाएगा। तो ऑर्गेनेलिस के फंक्शन याद करें। ठीक है, तो साइटोसेंट्रियोल क्या काम करता है, ये बेसिक बात है जी। ये स्पिंडल फाइबर बनाने का काम करता है, तो ये प्लांट में नहीं होता। ठीक है जी। इसी तरह साइटोस्केलेटन में 3 धागे हैं, वो क्या काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक है, ये पूछा जा सकता है, तो जो अच्छा बच्चों का उसको ये बात पता होगी। ठीक है, उसके बाद आप माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन आपको पता है कि क्या करता है, पावर हाउस ऑफ सेल। प्लास्टिड्स क्या काम करते हैं, उसमें तीनों का पता होना चाहिए। 3 प्लास्टिड है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। और जो ल्यूकोप्लास्ट है, अब बताएंगे इसको ल्यूको का नहीं पता उसे क्या पता, वो एडमिशन लेने के काबिल है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज करता है, क्रोमोप्लास्ट पोलिनेशन में करता है। क्लोरोप्लास्ट, आप पूछा जाए इनमें से कौन सा ग्रीन कलर है, तो आप बताएं, सिंपल इज दैट, क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन कलर होता है, ये पौधों में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है जी। फिर आप आ गए न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का फंक्शन देखें, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर इन्वेलप का क्या फंक्शन होता है, वो पोर्स बनाता है जिससे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से उसके दरमियान, और न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस के अंदर जो राइबोसोम को तैयार करता है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, फिर क्रोमोसोम्स नंबर बताए हैं, तो आप नंबर्स वहां याद करें, नंबर्स लाजमी याद करें। ये आज के दौर की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसपे पूछा जा सकता है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को याद करें। ठीक है जी, प्रोकैरियोट यूकैरियोट का डिफरेंस उसको देख लें। तो आपने चैप्टर 4 में ऑर्गेनेलिस के सिर्फ क्या तैयार करने हैं जी, आपको हर ऑर्गेनेली का फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतने सादा से। अब देखें, आपको जो प्रैक्टिस बुक दी जाएगी ना, वो कॉम्प्लेक्स नहीं दी जाएगी, उसको बनाने में टाइम लगेगा कि वो इस तरह से बना के दी जाए ताकि उस पर मेहनत हो रही है रोजाना की बेस पे, क्या इस तरह से बना के दी जाए जो आपकी यूनिवर्सिटी के रिलेवेंट हो। सही है, हम आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दें, एमडीकैट के लेवल पे दे दें, वो आपके आए ना, फिर आपके लिए तो नुकसान है। तो यूनिवर्सिटी कोई भी एडमिशन टेस्ट लेती है तो वो उसको बड़ा सादा करके लेती है। तो हम 13 ईयर से इस एजुकेशन की फील्ड में है, बच्चों की एंट्री टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं। तो हमें अंदाजा होता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो अपना पर्सनल टेस्ट लेती है, पर्सनल इवैल्यूएशन टेस्ट लेती है, तो वो एक बहुत ही सादा सा टेस्ट लेती है ताकि बच्चों का बस पता चल सके कि कौन से बच्चे इस तरह की तैयारी करके आते हैं कि वो एडमिशन ले सकते हैं। आप में से किसी बच्चे ने कोई बात पूछनी है मुझसे पूछ लें प्लीज। सर ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर आ सकते हैं इस टेस्ट में अगर अच्छी तैयारी हो तो? 80 नंबर भी ले जाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। बेसिकली आप जब यूनिवर्सिटी का टेस्ट दें, आपका रिजल्ट आप फौरन जाके जो है ना अपने मेरिट लिस्ट देखें और अप्लाई करना शुरू कर दें। अगर आपका मेरिट नहीं भी आता, फर्ज किया, अल्लाह ना करे ऐसा नहीं होगा, तो आप अप्लाई करें। उन्होंने जिस बच्चे ने फीस नहीं जमा करवाई थी उसकी जगह पे आपका एडमिशन हो जाता है। अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप एक ओवरव्यू कर लें पूरी बुक का, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके 90% सुपर मार्क्स आ जाएंगे। सर जिस बच्चे ने फीस नहीं जमा कराई उसकी जगह पे ये किसी और फीस को जमा लेते करवा लें। एडमिशन? हाँ, अगर वो बात की बात है कि अगर मेरिट लिस्ट बन जाती है, हर बच्चे ने हर पंजाब यूनिवर्सिटी में तो नहीं अप्लाई किया होता ना, लेकिन जिन्होंने टेस्ट दिया था उनकी मेरिट बन जाती है, वो पंजाब में जाना नहीं चाहते, वो कहीं और जाना चाहते तो फीस नहीं देते, फिर वो नई मेरिट लिस्ट भी अपडेट कर देते हैं। उस पर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो फिर वो बच्चों से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, बच्चे भी कॉन्टेक्ट में होते हैं कि हाँ जी हम एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो उनको एडमिशन दे देते हैं। लेकिन ये बड़ी एंड पे होता है, आपका पहले मेरिट में आना जरूरी है और आप मेरिट में आ जाएंगे इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटे। फार्मा डी के लिए पीयू का लास्ट मेरिट कहाँ आके रुकता है?
फार्मेसी के लिए बीजेयू का कम से कम जीपीयू का मेरिट कहाँ लगता है? पंजाब यूनिवर्सिटी का। अच्छा जी, फार्मेसी का मेरिट तो बेटे ये एमबीबीएस के मेरिट की तरह ही होता है, कम से कम आपके 1020 प्लस मार्क्स होने चाहिए, तो आप जो है ना इस कैटेगरी में आ सकते हैं कि आप दे सकें। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हैं तो यूनिवर्सिटी का टेस्ट में आपके 90% सुपर मार्क्स होने चाहिए। तो ये बड़ी प्रोफेशनल डिग्री है, तो इसके लिए मेरिट बहुत ज्यादा होता है, और अच्छे बच्चे ही इसमें उन्होंने सिलेक्ट करने होते हैं, तो डेफिनेटली सबसे हाई मेरिट इन्हीं डिग्रियों का ही होता है। ठीक है, तो 90% से ऊपर मार्क्स जिनके होंगे वही फार्मेसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जी सर। जी आप परेशान ना हो कि मेरिट क्या बनता है, आप अपनी जो डिग्री बनाई है ना उस हिसाब से देखें। अगर आपने डीवीएम की डिग्री के लिए सिलेक्शन की है तो याद रखिएगा पहला मेरिट फार्मेसी और डीवीएम का होगा, इन दो डिग्रियों को। ठीक है, उसके बाद बाकी डिग्रियां जो हैं वो आती जाएंगी। सही है, तो इस तरह से आपकी डिग्रियां बनेंगी। अगर इंजीनियरिंग है तो इसी तरह आपकी इंजीनियरिंग में उसका मेरिट होगा। तो मैं बायोलॉजी के वाले से आपको गाइड कर रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा मेरिट तो फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ वेटरनरी का होगा। सही है, इन दो डिग्रियां ये बड़ी प्रोफेशनल डिग्रियां हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी डिग्रियां हैं, लैब टेक्नीशियंस की डिग्रियां हैं। ठीक है, और आप नर्सिंग की बहुत सारी फील्ड हैं। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी वगैरह है। ठीक है, तो ये मेजर साइंसेज हैं, इनका मेरिट बहुत कम होता है, ये आम सी डिग्री होती हैं। जी ओके बेटे, थैंक यू। प्लीज अगली क्लास के लिए आ जाएं, अगली क्लास मैथ की होगी।